तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1 से 6 तक निबंध जानेंगे। ठीक है। और ये आपका आता है निबंध वाले क्वेश्चन किस में आता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 14। जो 14 आपका क्वेश्चन होता है ना, वो लास्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 14 में आता है। तो हम जानेंगे इस वाले वीडियो में 1 से 6 तक निबंध। तो नंबर 1 अब हम जानेंगे इस पे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर। और नंबर दो जानेंगे महाकुंभ सनातन संस्कृति का महापर्व। जब ये आता है ना, ये महाकुंभ वाला मेला, तो एग्जाम में आने का संभावना ये भी बढ़ जाता है। अब थर्ड जानेंगे, तो नंबर 3 आपका ये हो जाएगा बेरोजगारी कारण एवं निवारण पर। इस पर जानेंगे हम वो निबंध। ठीक है। और नंबर 4 अब हमारा ये हो जाएगा भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। तो नंबर 4 इस पर भी जानेंगे निबंध, और भी कैसे आपको कॉपी में लिखना है सब कुछ जानेंगे। और नंबर 5 हमारा ये हो जाएगा मेरे प्रिय कवि। जो भी आपका प्रिय कवि हैं उन पर आपको लिखना होगा निबंध। तो हम जानेंगे इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत जी पर एक लिखेंगे निबंध। ठीक है। और नंबर 6 जो कि लास्ट है, तो नंबर 6 हमारा निबंध हो जाएगा नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति पर जानेंगे निबंध। ठीक है भाई। तो वीडियो में बने रहना। तो हम A to Z निबंध जो कि 1 से 6 तक सिर्फ एक ही वीडियो में जानेंगे भाई। और भी कॉपी में किस तरह से आपको लिखना है तो आप ये यहाँ से देख भी सकते हो। ठीक है। हम आपको सब बताएंगे A to Z। ठीक है। तो नंबर 1 निबंध से स्टार्ट करते हैं। अगर इस टॉपिक पे आता है आपको निबंध लिखने को, तो आप इस तरह से लिखेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। और देखो, यह एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या 14 में आता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही होता है, किसका, निबंध का होता है। ठीक है। और ये तो हर साल, ये तो सभी में आता है भाई, ये तो कॉमन है। ठीक है। तो चलते हैं फटाक से देखते हैं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, प्रस्तावना डालेंगे, हेडिंग। देखो, हमारा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन आप जब भी लिखना इससे बेहतर राइटिंग में लिखना है। ठीक है। अगर ऐसी भी राइटिंग में लिख दोगे ना, तो नंबर राइटिंग का कम नहीं होगा, ना ही नंबर बढ़ेगा राइटिंग का। ठीक है। लेकिन नंबर कटेगा नहीं। ठीक है। अच्छा है। लेकिन अगर आप इससे बेहतर लिखते हो तो अब नंबर राइटिंग का बढ़ सकता है। ठीक है। ये बात होता है राइटिंग में। देखो, ये हमारा हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, देखो, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलन वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलन वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है, परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है। तो देखो, आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है। अब हम हिंदी है तो मैं क्या ही पढ़ूँ। ठीक है। तो मैं आपका समय बचाऊंगा। तो प्रस्तावना में देखो भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, सिंपल। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद आगे। ये हमारा आ जाएगा, इसी में डालेंगे ब्लैक पेन से, ये प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है। इस तरह से अब हम ये लिख करके, अब इसके बाद से हम डालेंगे हेडिंग। फिर से नंबर 1 डालेंगे वायु प्रदूषण। अब इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, जो आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंतर्गत थोड़ा और भी है, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। तो आप यह छाप लो आराम से। देखो, उसके बाद से हमको लिखना है भाई साहब यहाँ से यहाँ तक। ये आपका हो गया फर्स्ट हेडिंग उसमें। ठीक है। अब हम भाई देखते हैं सेकेंड हेडिंग। सेकेंड हेडिंग आपका ये हो जाएगा जल प्रदूषण का। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, बस आपको लिखना है जल प्रदूषण का। इतना हो जाएगा इसमें। अब भाई देखते हैं हम आगे फटाफट। आपको वीडियो रोकना है, आराम से लिख लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं हम नंबर 3।
नंबर 3 आप देखो, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इसके अंतर्गत अब लिखेंगे इतना। आप देखो भाई थोड़ा सा एक शॉट में, और सेकेंड शॉट में आपका हो जाएगा यहाँ तक, आपका हो गया ख़त्म। इसको भाई लिखना है यहाँ तक, ठीक है। आराम से वीडियो रोको और लिख लो। अब देखते हैं भाई चौथा नंबर हेडिंग आपका हो जाएगा ये ध्वनि प्रदूषण, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, पांचवा हेडिंग पर चलते हैं। तो पांचवा हेडिंग हमारा ये हो जाएगा प्रदूषण पर नियंत्रण। इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक। आप देखो फिलहाल, अब इसके आगे भी देखते हैं। आप पहले यहाँ इतना लिख लो, वीडियो रोको और लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद से देखो इतना, ये देखो बस ये आपका हो गया ख़त्म। ये वाला हेडिंग भी, पांचवा हेडिंग भी यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं लास्ट हेडिंग जो होता है उपसंहार का। लास्ट हेडिंग आपका ये है उपसंहार का, ठीक है। यहाँ तक देखो, अब थोड़ा इसमें और भी है, आगे देखते हैं। आराम से देखो, वीडियो रोको और लिख लो। हम आपका समय भाई एक भी समय फालतू नहीं खाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट उपसंहार में, और यहाँ पे लिखा है अभिशाप, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। तो भाई इस तरह से हमने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखा। और देखो इसमें वो कितना पेज लिखना होता है, कम से कम 3.5 पेज, कम से कम 3.5 पेज। अगर आप बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो 4 पेज या 4.5 पेज, तभी आपको ये 9 नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये 9 नंबर का होता है भाई, तो इसमें छाप कराना, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रो। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे महाकुंभ, सनातन संस्कृति का महापर्व पर निबंध, ओके। और यह हमारा है नंबर 2। इसके पहले हमने देखा था पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखा था। अब हम जानेंगे महाकुंभ, सनातन संस्कृति का महापर्व, इस पर जानेंगे निबंध। और आपको कॉपी में कैसे लिखना है ये सभी के सभी देखेंगे इस वाले वीडियो में। और यह आपका आता है 9 नंबर का एग्ज़ाम में, और यह आता है लास्ट क्वेश्चन होता है निबंध का, ठीक है। तो देखते हैं फिर। देखो सबसे पहले देखो हम डालेंगे इस तरह से हेडिंग, जो आपको इस तरह से दिख रहा है, और इसके पास है भूमिका, ठीक है। चलो, और भूमिका के बाद क्या इसमें लिखना होता है आपको, देखो ब्लू पेन से लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा हमारे से यहाँ पे 1 2 3 लाइन 3 शब्द लिख दिए हैं, और ब्लैक पेन से, तो इसको आप ब्लू पेन से लिखना, ठीक है। गलती से लिख गया है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आप, यहाँ इतना तक किस में लिखेंगे, भूमिका में लिखेंगे। भारत एक आध्यात्मिक देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सव में सबसे भव्य और प्रसिद्ध पर्व है। तो इसी टाइप से आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप हिंदी पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वाले हेडिंग में। अब दोस्तों सेकेंड हेडिंग डालेंगे महाकुंभ का महत्व, ठीक है। देखो महाकुंभ का महत्व, जो कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। और आपको लिखना होता है भाई कम से कम 3.5 पेज, कम से कम 3.5 पेज लिखना ही होगा आपको निबंध, तभी आपको 9 नंबर मिलेंगे। अगर बढ़ाना चाहो तो 4 पेज या 4.5 पेज कर दो, तो आपको पूरे 9 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कम से कम 3.5 पेज होना ही चाहिए। तो इस वाले देखो यहाँ तक आपका हो जाएगा महाकुंभ का महत्व में, ठीक है। अब देखते हैं आगे महाकुंभ का पौराणिक संदर्भ, इसमें लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। और इसके देखते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। नेक्स्ट पेज जो हमारे दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक महाकुंभ का पौराणिक संदर्भ में आपका यहाँ तक हो जाएगा। अब डालेंगे हम नेक्स्ट वाले हेडिंग आयोजन और अनुष्ठान। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आयोजन और अनुष्ठान में यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद से देखते हैं
इसके बाद से आपको लिखना होगा, डालना होगा हेडिंग ये सांस्कृतिक विविधता। इसमें आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे थोड़ा और भी है, ठीक है। तो आपका यहाँ तक हो गया ख़त्म, यहाँ तक। अब डालेंगे फ्रेंड्स उसकी आगे नेक्स्ट वाले हेडिंग अर्थव्यवस्था और पर्यटन, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना होगा, कितना लिखना होगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपने कॉपी में इससे भी अच्छा राइटिंग लिखना। आगे देखते हैं हम समाज और एकता का संदेश, जो कि यहाँ से यहाँ तक इसके लिख देंगे, बस ख़त्म इसमें। आगे देखो, आगे लिखेंगे हम ये महाकुंभ की चुनौतियाँ। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक, बस, ठीक है। तो अभी एक हेडिंग और बची है, जो कि हमारा ये एक पेज हो गया, 2 पेज, देखो ये हमारा एक पेज, और ये 2 पेज, और ये 3 पेज, 3 पेज हो गया। और ये आपका हो जाएगा लास्ट हेडिंग, आपका हो जाएगा 3.5 पेज, ठीक है। तो हमने दोस्तों ये 3.5 पेज का लिखा है। आप इसमें और भी थोड़ा सा आपको लिखना है, थोड़ा दूर दूर में, ठीक है। तो उपसंहार में आपको लिखना होगा ये या इतना, यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया महाकुंभ पर निबंध, ठीक है। तो बस बेरोजगारी कारण और एवं निवारण, इस पर जानेंगे निबंध कैसे लिखना है आपको कॉपी पर, ठीक है। और ये हमारा नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 निबंध अलग अलग वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे, इस पर निबंध कैसे आपको लिखना होगा। सिंपल, देखो ये आपका हो जाएगा रूपरेखा। रूपरेखा में क्या क्या होता है, जो देखो यहाँ पे हमने लिखा है 6 हेडिंग, 1 से 6 तक। तो जो ये आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 हेडिंग को स्टेप बाय स्टेप करके इसके अंतर्गत लिखा जाता है, ठीक है। तो रूपरेखा में क्या होता है, आपका A to Z हेडिंग होती है, जो कि 6 हेडिंग हमने यहाँ पे लिखा गया है। अब ये 6 हेडिंग का स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नंबर 1 देखते हैं, बेरोजगारी का तात्पर्य। नंबर 1 हेडिंग आपका ये हो जाएगा, बेरोजगारी का तात्पर्य। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना होगा, यहाँ पे देखो, बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जो मेरे से मिस्टेक हो चुका होगा उसको मैं साफ साफ काट दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको मैं छिपा दूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ठीक है। तो गलतियाँ हो जाती है, इसमें क्या ही दिक्कत है। तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिलता हो। तो देखो इस टाइप से आपको लिखना होगा, ठीक है, जो कि यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक देखो आप, और इसके बाद से यहाँ तक हो जाएगा, कार्य तक। और इसके आगे थोड़ा और भी है, मैं उसको अभी दिखाता हूँ, पहले आप इतना लिख लो। चलो देखो, अब इसके आगे लिखना है आपको यहाँ तक, यहाँ तक। तो आपका पहला हेडिंग हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम सेकेंड हेडिंग, बेरोजगार युवा वर्ग। बेरोजगार युवा वर्ग में क्या क्या आप लिखेंगे, देखो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ तक, देखो आप एक शॉट में, क्योंकि भाई एक ही स्क्रीन में A to Z नहीं आ पा रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसा वीडियो बहुत सारा बनाता हूँ, जो कि एक ही फ्रेम में सब आए, एक पेज ऑन एक फ्रेम में, मतलब एक ही फ्रेम में पूरा एक पेज आ जाएगा। वैसा भी वीडियो मैं बनाया हूँ, ठीक है, बहुत सारा व्यू जाता है, बहुत लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, और सेकेंड शॉट में देखो यहाँ तक आपका हो जाएगा। बेरोजगार युवा वर्ग में यहाँ तक हो जाएगा। अब देखते हैं भाई थर्ड वाला हेडिंग क्या है, अनेक समस्याओं की जड़, ये आपका हो जाएगा। अनेक समस्याओं की जड़,
इसमें आपको लिखना होगा बेरोजगारी से लेकर के, आप देखते जाओ, इसके आगे देखो ये सभी आप लिख लो आराम से, ठीक है। देखो मेरे से गलती हो चुकी है, आराम से तो काट दो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो, अगर आप से ऐसी गलती हो जाती है तो भाई प्लीज़ इस तरह से मत काटना नहीं है, उसी में छिपा देना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। देखो अब इसके बाद से आपको लिखना होगा यहाँ तक, आपका हो गया ख़त्म, ठीक, यहाँ तक बस। अब देखते हैं हम अगला हेडिंग, बेरोजगारी के कारण। क्या है बेरोजगारी के कारण, इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे, ये देखो यहाँ तक देखो आप। अब इसके बाद से यहाँ तक आपका होगा कंप्लीट, ठीक है। बेरोजगारी के कारण में यहाँ तक हो जाएगा। अब देखते हैं अगला हेडिंग, जल्दी अगला हेडिंग आपका ये हो जाएगा, बेरोजगारी दूर करने के उपाय। आपको इसके अंतर्गत लिखना होगा यहाँ तक देखो आप। अब इसके बाद से थोड़ा और देखते हैं, इसमें और भी थोड़ा है, पहले आप इतना लिख लो और यहाँ तक ये हो जाएगा। और थोड़ा और भी है, उसको देखते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे, अगले पेज पे। अगले पेज हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ तक ये हो जाएगा उस वाले हेडिंग में, यहाँ तक। अब लास्ट हेडिंग हमारा ये हो जाएगा उपसंहार, ठीक है। तो उपसंहार में क्या लिखेंगे आप लिखोगे ये देखो, यहाँ से हमारे से लेकर के और है तक आपको लिखना है, ठीक है, बस यहाँ तक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देख लिया किस पर यह था, बेरोजगारी बताना ये, तो हमने बेरोजगारी वाला भी देख लिया A to Z, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखना होगा, हेडिंग बना करके लिखना होगा, ठीक है। और इससे बेहतर राइटिंग में आपको लिखना होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कोई और। अब जानेंगे दोस्तों अगले वाले वीडियो में क्या, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान पर, इस पर आएगा निबंध, ठीक है। बस जय हिंद। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 आपका हो जाएगा भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। इस टॉपिक पर जानेंगे कि आपको निबंध कैसे लिखा जाता है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो, इस पर निबंध आ जाए तो आप कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो वही आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलो रूपरेखा इसका ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या क्या आपको लिखना होगा, प्रस्तावना। और नंबर 2 भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के प्रकार, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, उपसंहार। तो फ्रेंड्स इस वाले निबंध में आपका रूपरेखा में 7 हेडिंग बनेगी, 7। और इस 7 हेडिंग को लिख करके, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है मैंने प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के अंतर्गत हम लिखेंगे इतना सब। तो इसी तरह से भाई हम सभी की रूपरेखा के अंतर्गत जानेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट। देखो प्रस्तावना हमारा पहला हो जाएगा, हेडिंग ये प्रस्तावना। तो प्रस्तावना यहाँ पे दोबारा लिखेंगे और इसके अंतर्गत यहाँ से यहाँ तक छाप देना है, ठीक है। तो छापो यहाँ से यहाँ तक देखो आप एक बार में, और यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो प्रस्तावना में दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकेंड हेडिंग क्या है, यही है सामने जो दिख रहा है आपको, भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार का अर्थ में आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप देखते हैं इसके अगले वाले पेज पे,
तो अगला पेज आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा भ्रष्टाचार के अर्थ में, यहाँ तक। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद आपको लिखना है ये भ्रष्टाचार के कारण, ठीक है। और इसको आपको लिखना है हेडिंग यहाँ पे डालना है, यहाँ बीच में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत भी हेडिंग है ना। देखो यहाँ पे देखो, पहला सेकेंड इस तरह से। तो देखो किसी भी हेडिंग के अंतर्गत हेडिंग हो तो उसको बीच में लिखा जाता है। तो हमने भाई यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो भ्रष्टाचार के कारण आपको डालना है इसका हेडिंग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद से लिखना है ये यहाँ तक। अब इसके बाद से लिखना है आपको उसके अंतर्गत ये आर्थिक असमानता। इसका हेडिंग ऐसे ही डालेंगे, ठीक है, बेस्ट है। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा यहाँ तक बस। और सेकंड में कानूनों की ढीलापन में आपको लिखना है ये, और थर्ड में ये, ठीक है। अब इसमें वाला थर्ड वाला में थोड़ा और भी है, उसको देखते हैं अगले पेज पे। तो ये दोस्तों ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो प्रशासनिक प्रणाली की कमजोरियाँ। देखो कौन सा हेडिंग है ये। तो भाई ये वाला हेडिंग भी ना इसी के अंतर्गत है, इसी के अंतर्गत। किसमें? इसमें भ्रष्टाचार के कारण में, इसके अंतर्गत ही यही है, ठीक है, ये, ठीक है। ठीक है भाई। तो देखो आप, अब जो ये वाला हेडिंग है, देखो ये जो हेडिंग है ये वाला हेडिंग इसके अंतर्गत है। भ्रष्टाचार के कारण में ये सब आपको लिखना है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत ये भी है। अब दोस्तों देखो, अब इसके अंतर्गत भी हेडिंग बनेगी भ्रष्टाचार के प्रकार। नहीं ब्रो, यहाँ तक आपका हो गया ख़त्म, ठीक है। अब देखो ये आपका आ गया भ्रष्टाचार के प्रकार, ये वाला हेडिंग ना। देखो यहाँ पे नंबर चौथा हेडिंग आपको ये हो जाएगा भ्रष्टाचार के प्रकार। ये वाला तो हो गया भ्रष्टाचार के कारण वाला, ठीक है। अब लिखेंगे भ्रष्टाचार के प्रकार, ठीक, चलो। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो नंबर 4 हेडिंग आपका हो जाएगा ये। अब इसके अंतर्गत देखो ये भी हेडिंग जो है ना, इसको आपको लिखना होगा बीच में। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत भी हेडिंग है, इसलिए। तो बीच में आप इसको लिखना यहाँ से यहाँ तक भ्रष्टाचार के प्रकार। अब उसके अंतर्गत आपको लिखना होगा ये सब नंबर 1 सेकेंड थर्ड इस तरह से। तो ये सब आपका सही है, ठीक है, सब कुछ। देख रहे हो सेकेंड थर्ड फोर्थ, आप ऐसे ही इसमें जो भी लिखा है कॉपी में लिख लो। यहाँ तक आपका हो जाएगा चौथा हेडिंग। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5वां हेडिंग। देखो भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव। देखो रूपरेखा में यही है 5वां हेडिंग आपको ये है ना, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, ये आपका हो जाएगा। अब देखो इसके अंतर्गत भी हेडिंग बनेगी, तो बस हेडिंग बनाते रहो। और कम से कम आपको लिखना है ये वाला नहीं, कोई भी निबंध हो आपको लिखा जाता है कम से कम 3.5 पेज, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज या 4.5 पेज या फिर 5 पेज। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको नंबर फुल A to Z मिलेंगे। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव में आपका ये आपका, हाँ देखो ये वाला हेडिंग बेस्ट है। अब चाहो तो इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो क्योंकि बीच में है ना। चलो अब इसके अंतर्गत आपका ये हो जाएगा आर्थिक हानि
जो कि आपको ये वाला लिखना होगा। फिर न्याय व्यवस्था पर प्रभाव, इसके अंतर्गत ये लिखना होगा। अब नंबर 3 आपका ये हो जाएगा सामाजिक असमानता, ये यहाँ इतना तक। और नंबर 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव हो गया कंप्लीट, जो कि 5वां हेडिंग आपका हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं दोस्तों 6ठा हेडिंग, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। तो ये देखो ये भी बेस्ट है क्योंकि हमने इसको बीच में हेडिंग डाला है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा ये हेडिंग, कड़े कानून। ठीक है, सब आपको लिखना होगा इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद ये नंबर 2 आपका ये हो जाएगा, 3rd आपका ये हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, बस अब देखते रहो। ठीक है, अब नंबर 4 आपका ये हो जाएगा इस टाइप से। और नंबर आपका ये हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों 6ठा हेडिंग भी हो गया कंप्लीट आपका, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय में। अब देखो लास्ट हेडिंग, जो कि 7वां हेडिंग आपका क्या था, उपसंहार। तो उपसंहार में क्या आप लिखोगे, तो देखो आप यहाँ से यहाँ तक, आप देखो आप यहाँ से यहाँ तक, अब इसके बाद से यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट, यहाँ तक है तक। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देख लिया भ्रष्टाचार पर। अगर आ जाए आपको निबंध, अगर आ जाए आपको इस पर भ्रष्टाचार समस्या और समाधान पे, तो आपको इस टाइप से लिखना होगा। देखो हमने कुल कितने पेज बताए, देखो 1 2 3, तो भाई हमने 3 3 3 6, भाई हमने 5.5 पेज। देखो 3 पन्ना है ना, 3 पन्ना, देखो पूरा 3 पन्ना है, पूरा पूरा भर चुका है 3 पन्ना। और तीसरा पन्ना में देखो बस इतना ही बाकी है, 3 पन्ना में इतना ही केवल बाकी है। ठीक है, तो हमने लगभग बताया 5.5 पेज। अगर 5.5 पेज आप लिखते हो ना, तो 9 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, बस यही था आपका निबंध, हमने जो दिखा दिया। अब देखते हैं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में कोई और निबंध देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मेरे प्रिय कवि सुमित्रा नंदन पंत जी पर निबंध कैसे लिखें, जो कि हमको A to Z सही तरीक़ा से लिखें तो हमें पूरा में नंबर मिले। तो क्या आता है, 9 नंबर का आता है ये। कक्षा 12 हिंदी में निबंध आपका आता है, 9 नंबर का आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कैसे इसको लिखेंगे अच्छे से कॉपी में, तो हमको A to Z नंबर मिल जाएंगे, जो कि 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5वां निबंध, जो कि इसके पहले हमने 4 निबंध बता चुके हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे 5वां निबंध मेरे प्रिय कवि पर। आपका देखो मेरे प्रिय कवि तो ये आपका हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो कोई और कवि पर निबंध लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन पे निबंध। तो इनके बारे में जानेंगे और इनके बारे में निबंध लिखेंगे। रूपरेखा, सबसे पहले यही डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में क्या हो जाएगा, जीवन परिचय हो जाएगा, रचनाएं हो जाएगा, काव्यगत विशेषताएं हो जाएंगी और एक उपसंहार हो जाएगा। तो 4 जानेंगे, 4 ये हेडिंग है। तो चारों हेडिंग को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलो, जीवन परिचय नंबर आपका हेडिंग आपको ये हो जाएगा, जीवन परिचय रूपरेखा में। तो जीवन परिचय आपका हो जाएगा। अब जीवन परिचय में क्या क्या आपको लिखना होगा, देखो सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने सैसों की किलकारियों प्रकृति के आंचल में ही भरी। देखो मेरे मिस्टेक हो चुका है, आपसे अगर मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में कॉपी लिखते समय, तो उसको आपको काटना नहीं है, उसको छोड़ देना है, उसको छिपा देना है। ठीक है, हाँ चलो। भरी, उनका जन्म अल्मोड़ा नगर के कौसानी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी
को हुआ था। तो भाई इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब हिंदी है तो हिंदी में क्या ही पढ़ूँ, आप तो पढ़े ना जानते ही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, अब एक शॉट में है, और सेकेंड शॉट में देखो आप यहाँ तक हो जाएगा। और इसके आगे थोड़ा और भी है, देखते हैं प्रस्तावना में, सॉरी जीवन परिचय है ना, हेडिंग। देखो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। अब सेकेंड हेडिंग आपको ये हो जाएगा रचनाएं। तो रचनाएं आपको इनका लिखनी है, जो कि पूरा पूरा कहाँ से कहाँ तक है, पंत जी से लेकर के हैं तक है तक। तो ए टू जेड आपको छाप लेना है कॉपी में। आप लिखते रहो, जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा रहेगा। अब देखते हैं अगला हेडिंग, काव्यगत विशेषताएं। इसको डालना है थोड़ा बीच में, क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत भी हेडिंग है इसलिए। तो इसके अंतर्गत आपका हेडिंग आपका ये हो जाएगा, देखो पंत जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ये आपका फर्स्ट हेडिंग आपका ये हो जाएगा। इसके अंतर्गत चेतना, तो इसके अंतर्गत आपको इतना लिखना होगा। इसके आगे थोड़ा और भी है, देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और भी है, तो ये आप देखो जो यहाँ पे, ठीक है, ये लाइनें आपको लिखना ही होगा। आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगता है हाँ स्टूडेंट को भाई बहुत कुछ पता है, तो इसीलिए ये सब छाप दिया है। तो नंबर इससे थोड़ा बढ़ जाते हैं, नंबर काटेंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए 2-4 लाइनें कविता लिख दो, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये, तो यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट चेतना में, ठीक है। चेतना में आपको ये हो जाएगा। अब देखो चेतना के आगे अगला हेडिंग ये आपका हो जाएगा, राष्ट्र प्रेम की भावना। इसके अंतर्गत आपको ये लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंतर्गत इसके बाद भी आपको ये कुछ लाइनें लिखना होगा, ये वाला, ठीक है। आप ये ना चाहो तो कोई और भी लाइनें लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे हमारा ये हो जाएगा भाषा शैली, ठीक है ना। तो भाषा शैली में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा, पंत से लेकर के हैं तक आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखो मेरा केवल यहाँ पे 4 ही हेडिंग है, ठीक है, जो कि यहाँ पे रचनाएं हेडिंग चल रहा है। इसके बाद से देखेंगे काव्यगत विशेषताएं, नहीं ब्रो, और तीसरा हेडिंग चल रहा है काव्यगत विशेषताएं, उसके बाद से आएगा उपसंहार, ठीक है। हाँ, तो हमने ये दिखाया आपका भाषा शैली, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखते हैं ये वाला चीज़, रस छंद अलंकार। ये आप डालेंगे हेडिंग, और इसके अंतर्गत आपको ये सब लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि वो कवि है ना, तो जो जो वो काम किए हैं तो उनके बारे में लिखना होगा ना भाई, उनका रस छंद अलंकार में भी योगदान होगा, तो इसलिए तो हमने यहाँ लिखा है, तो आपको भी लिखना होगा। इतना तक आपका हो जाएगा। अब इसके आगे थोड़ा और भी है इसी हेडिंग में। तो ये दोस्तों ये आपका हो गया कंप्लीट। अब लास्ट हेडिंग आपको ये हो जाएगा उपसंहार, ठीक है। तो उपसंहार में आप क्या क्या लिखेंगे, देखो लास्ट हेडिंग आपका है, बस यहाँ से लिख देना आपको यहाँ तक बस। तो इस टाइप से भाई ये आपका हो गया कंप्लीट उपसंहार भी। तो हमने भाई देख लिया, अगर कोई आता है, अगर इन पे आ जाए तो आपको इसी टाइप से लिख देना है, ठीक है। आपके प्रिय कवि कोई भी हो सकते हैं,
अब जो भी आपको पता हो तो उनके बारे में इसी टाइप से, जो कि रूपरेखा इसी टाइप से होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। बस एक हेडिंग और देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट हेडिंग, सॉरी हेडिंग नहीं, नेक्स्ट निबंध। ठीक है, जो कि वो शायद होगा, निबंध होगा नई शिक्षा नीति पे आती है ना वो वाला, उस पे अगर आता है उस पर निबंध तो कैसे लिखेंगे तो उस पर जानेंगे। ठीक है, वो जानते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलो, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ना कि नई शिक्षा नीति पर निबंध कैसे लिखें। ठीक है, वो भी अच्छे से जानेंगे डिटेल में। ओके, और इसका जानेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग बाय हेडिंग। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है रूपरेखा, और रूपरेखा में आपको क्या क्या मिलेगा, प्रस्तावना मिलेगा, और नंबर 2 नई शिक्षा नीति का उद्देश्य, मुख्य विशेषताएं, नई शिक्षा नीति के लाभ, चुनौतियां और समाधान, और छठा निष्कर्ष। तो ये छः हेडिंग का स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने 5 निबंध जान चुके हैं मतलब लिख चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो ये हमारा लास्ट है, छठा हेडिंग है, सॉरी छठा निबंध है, जो कि क्या है, नई शिक्षा नीति पर निबंध। तो इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। नंबर 1 प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना आपका ये हो जाएगा, और इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा भारत की नई शिक्षा नीति 2020, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2020 है ना, तो यहाँ पे 2020 को ऐड करना होगा। ठीक है, तो 2020, और ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह नीति शिक्षा को अधिक समावेशी, व्यवहारिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप से आपको लिखना होगा प्रस्तावना में। ठीक, इसी टाइप से यहाँ से यहाँ तक। हमारा राइटिंग उतना बेस्ट नहीं है, लेकिन आप अपने कॉपी में इससे भी अच्छे राइटिंग में लिखना। नेक्स्ट हेडिंग आपका ये हो जाएगा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य, जो कि आप देखो क्या था, यही है ना, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य। सेकेंड हेडिंग आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो इसके अंतर्गत आपको ये लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक, और इतना लिखने के बाद आगे देखते हैं। तो ये वो वाला हेडिंग आपका यहाँ तक हो जाएगा, सॉरी यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 3 वाला हेडिंग, ये मुख्य विशेषताएं। देखो, मुख्य विशेषताएं में आपका हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा ना मुख्य विशेषताएं, इसको डालना है आपको बीच में। क्यों बीच में इसको हेडिंग डालोगे, हमने यहाँ डाल दिया थोड़ा साइड में, तो साइड में नहीं डालना है, डालना है इसको बीच में, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि इसके अंतर्गत भी हेडिंग बनेंगी, इसीलिए। ठीक है, तो देखो ये आपका हो जाएगा, ये भी इसके हेडिंग ही है, स्कूली शिक्षा में परिवर्तन। ठीक है, और यहाँ देखो नंबर 1, देखो आप नंबर 1 आपका ये हो जाएगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 आपका ये हो जाएगा, इस टाइप से लिखना है। अब देखो इसके बाद से इसी हेडिंग में क्या लिखोगे, उच्च शिक्षा। आप चाहो तो यहाँ पे इसका हेडिंग नंबर डाल सकते हो, 1 या 2 इस टाइप से। ठीक है, चलो, ये आपका हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपको लिखना है, जो कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस टाइप से। ठीक है, आप लिखना है इसको क्रम से 1 2 3 जैसे हमने लिखा है। ठीक है, बस। अब देखो मुख्य विशेषताएं में, जो कि अब आपका हेडिंग तीसरा ही है, मेन वाला हेडिंग देखो यहाँ पे तीसरा ही हेडिंग है आपका। ठीक है, अब इसी हेडिंग में आपका हो जाएगा पहला दुखा, ये आपका हो जाएगा पहला, और सेकेंड आपका ये हो जाएगा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। अब इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा नंबर 1 आपका ये हो जाएगा। देखो मेरे से मिस्टेक हो चुका है,
ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आपका ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब उसी में देखो ये आपका हो जाएगा शिक्षकों के लिए बदलाव, जो आपका ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा हेडिंग नंबर 3 नंबर, मतलब क्या था, देखो यहाँ पे हेडिंग नंबर 3 आपका हो गया कंप्लीट, ये वाला आपका हो गया कंप्लीट, ये वाला, इसमें देखो आपको ये वाला हो गया कंप्लीट। अब जानेंगे ये वाला, नई शिक्षा नीति के लाभ, नंबर 4, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा नई शिक्षा नीति के लाभ देखेंगे। अब ये आपका नंबर हेडिंग 4 है, चाहो तो यहाँ पर हेडिंग नंबर 4 डाल सकते हो, ताकि पहचानने में थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। अब देखो उसके अंतर्गत भी हेडिंग बनेंगी, तो यहाँ पे इसका भी हेडिंग डाल सकते हो, 1 या 1 2 इस टाइप से। तो हमने देखो यहाँ पे बीच में डाला हेडिंग, तो ये बेस्ट है। अब इसके अंतर्गत आपको ये हेडिंग बनेगी 1 2 इस टाइप से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला हेडिंग बनेगी, यहाँ तक आपको लिखना होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, इसी में नई शिक्षा नीति के लाभ में, इसी हेडिंग में आपका हो जाएगा, इसी हेडिंग में। तो पहला हमने ये देखा, आज दूसरा हमने ये देखा, ये। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका ये हो जाएगा रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं भाई चुनौतियाँ और समाधान, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हेडिंग नंबर 5 हो जाएगा, मेन हेडिंग आपका ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 है ना, ये देखो यहाँ पे। तो 5 हेडिंग आपको ये हो जाएगा चुनौतियाँ और समाधान। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा यहाँ से और यहाँ तक बस, ठीक है। और लास्ट हेडिंग आपका ये हो जाएगा निष्कर्ष, लास्ट हेडिंग आपका ये हो जाएगा निष्कर्ष, जो कि लास्ट हेडिंग नंबर 6 हेडिंग है। चाहो तो यहाँ पे हेडिंग का नंबर 6 डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा। देखते हैं इसके आगे थोड़ा और भी है क्या निष्कर्ष में, हाँ है, निष्कर्ष में है थोड़ा और है, देखते हैं ना। तो यहाँ पर ये आपका हो जाए ख़त्म हेडिंग, यहाँ पर निष्कर्ष में यहाँ तक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने नई शिक्षा नीति के नई शिक्षा नीति के ऊपर अगर निबंध आता है तो आपको इसी टाइप से लिखना होगा, तब आपको 9 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और हमने फ्रेंड्स कम से कम कितना पेज लिखा है तो गिन लूँ। देखो यहाँ पे देखो नई शिक्षा नीति के लाभ ये है ना, तो 1 पेज आपका ये हो जाएगा, 1 पेज, देखो 2 पेज आपका ये हो जाएगा, तो दूसरा पेज ये है ना, और तीसरा पेज ये है, और चौथा पेज आपका ये है, अब 5वां पेज आपका ये है। तो लगभग हमने भाई 4.5 पेज लिखा है, 5वां पेज है ना ये, तो 5वां पेज में इतना ही केवल हमने लिखा है और इतना सब खाली रह गया। तो मान लो इस तरह से 4.5 पेज हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको भी लिखना होगा, तभी आपको 9 नंबर मिलेंगे। अब हमारा निबंध हो गया ख़त्म, A to Z हमने देख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। अगर आपको भी कोई और टॉपिक हो तो बताना, उसको अलग से वीडियो बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।